जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल GSY विष्णु सर। साथियों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और आज हम दो छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला तो हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, दूसरा जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। दो एकीकरण पढ़ेंगे। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकीकरण क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, पुनर्जागरण का काल क्या था, ये कुछ चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। और आज हम इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण की बात करेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं, कोई भी देश हुआ, चाहे हमारा देश हुआ या कोई और भी देश हुआ, हर देश में एक समय ऐसा था तबाही तबाही थी। उसी प्रकार से यूरोप में भी एक ऐसा समय था जब ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था। तो उस समय नरसंहार और इतनी ज्यादा त्रासदी हो गई थी जिसके कारण यूरोप में अलग अलग जगहों पर लोग पलायन कर गए। और यूरोप में एक समय था, उस समय पर अलग अलग क्षेत्रों में खोज वगैरह हुई थी ताकि व्यापार हो और यूरोप का उद्धार हो सके। उसी के क्रम में इटली जो था ना, थोड़ा सा मैप से हम समझाते हैं तो आप समझ जाओगे। इटली का एक मैप मैं आपको बनाता हूं, ध्यान से समझना। इटली का एक मैप मैं बनाता हूं, ध्यान से समझना साथियों। ये मैंने एक इटली का मैप बना दिया। ये इटली का केवल मैप है। ये इधर एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर है, इधर ट्रिहीनियन सागर है, बीच में इटली पड़ती है। इटली के ऊपर एक देश पड़ता है, वर्तमान की स्थिति से देखा जाए तो ऑस्ट्रिया देश पड़ता है। हुआ क्या था, 19वीं शताब्दी के आसपास की बात बता रहा हूं। जो इटली था, 19वीं शताब्दी के आसपास में इटली था, वहां पर कुल मिलाकर 13 राज्यों में विभाजित था। 13 राज्यों में इटली विभाजित था। और सबसे ज्यादा जो राज्य थे इटली के, वो ऑस्ट्रिया के पास में थे। इटली का जो उत्तरी वाला भाग था वो ऑस्ट्रिया के कब्जा में था। किसके कब्जे में था? ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। और ऑस्ट्रिया अपने हिसाब से शासन कर रहा था। तो इटली ने सोचा क्यों ना हम एक हो जाएं, जो भी यहाँ पर जो राज्य है यहाँ पर संघर्ष करके और नीचे वाले राज्यों का संघर्ष करके पूरा इटली एक हो जाए। यानी हम एकीकरण, एक कर लें अपने आप को। एकीकरण, एकीकरण कब आता है? जब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। आप जानते हैं, राष्ट्रवाद की भावना, इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना का अर्थ होता है कि अपनी संस्कृति, अपने विरासत को बचाने के लिए एक ही माला में पिरोए जाना, एक साथ सभी लोग हो जाना, एकता हो जाना, यानी सब एकत्रित हो जाना सभी लोग। और इसी के कारण लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि इटली का पूरा एकीकरण हो जाता है। और ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में था, ये भी खत्म कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को खत्म यानी हरा दिया जाता है और इटली एक स्वतंत्र देश या राष्ट्र बन जाता है। तो इटली में राष्ट्र क्यों बना? क्योंकि अलग अलग कवि आए थे, बहुत सारे इतिहासकार आए थे, बुद्धिजीवी आए थे। उन इटली की एकीकरण में 3 लोगों का सबसे बड़ा भूमिका रही थी। 3 लोग कौन से थे? एक लोग हैं मैजनी, मैजनी आगे मैं बताऊंगा, जोसेफ मैजनी है। और एक है काबूर, काबूर एक व्यक्ति हैं। और एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है काबूर हो गया, नाम याद नहीं आ रहा है, एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा नाम है। देखते हैं आगे, मैं एक बार नाम देख लेते हैं क्या नाम है उनका। उनका नाम है गैरी बार्डी, गैरी वाल्डी, गैरी वाल्डी। इन 3 लोगों के सहयोग से या इन 3 लोगों के संघर्ष से इटली का एकीकरण हो जाता है। तो इन्हीं तीनों लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। समय समय पर क्या क्या घटनाएं हुई थी उन पर हम चर्चा करेंगे ताकि हम आसानी से चीजें समझ पाए, है ना। तो स्टार्ट करें, चलिए। आप जानते हो ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगी। मैं बता देता हूं, हमारे एप्लीकेशन से पीडीएफ मिल जाएगी। प्ले स्टोर से जब आप जाएंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे GSY विष्णु सर,
और वहां पर जाने के बाद एक सेशन दिखेगा आपको फ्री यूट्यूब पीडीएफ। जब वहां पर आप यूट्यूब पीडीएफ जब वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा रामबाण बैच, रामबाण बैच विश्व भूगोल, वो सॉरी विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, ठीक है। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हमारे एप्लीकेशन से आपको प्रिंटेबल नोट्स चाहिए, प्रिंट निकलवा सकते हो, तो वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा ई बुक का, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आओ बात करते एक एक करके। साथियों 19वीं शताब्दी की बात है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। बात 19वीं शताब्दी की बात ऐसी है, आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले हजारों लड़ाइयां लड़ी गई थी यूरोप के लिए। यूरोप पहले हमारी तरह ही था, बाद में यूरोप का कल्चर समय के आधार पर बदलता नजर आया, तो राष्ट्रवाद की भावना यहां पर उत्पन्न होती है। क्योंकि जो क्षेत्र था, चाहे इटली का क्षेत्र, आप यहां पर आप देखेंगे, दूसरा मैप भी मैं आपको दिखा दूंगा, इटली का ये वाला मैप आप ध्यान से देखेंगे, इटली है ये। तो ये इटली अपने समय में 13 अलग अलग राज्यों में विभाजित था, अलग अलग राज्यों में विभाजित था, और ऊपर का जो हिस्सा था ना, वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो एकीकरण की शुरुआत 1815 से शुरू हुआ है और 1871 तक ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मैंने बोला है कि 19वीं शताब्दी से पहले ये 13 राज्यों में विभाजित था, अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ था, और सबसे ज्यादा जो हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया के पास में था। ऑस्ट्रिया का इटली पर सबसे अधिक प्रभाव था, क्योंकि इटली का अधिक हिस्सा ऑस्ट्रिया के बगल में था या पास में था, है ना। और दूसरी बात करेंगे, एक नाम है मैजनी, जोसेफ मैजनी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक कदम उठाया और उन्होंने वो करके दिखाया जो हालिया में नेपाल में हुआ था। इन्होंने कहा था अगर किसी देश को टॉप पर ले जाना है तो युवाओं को जगाना पड़ेगा, अगर युवा जग जाते हैं तो देश जग जाएगा। इन्होंने कहा है यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथों में दे दो, क्रांति आ जाएगी। और हमारे यहाँ नवयुवक नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, और कहा जब नौकरी मिलती है तब तक थक जाते हैं। तो इन्होंने कहा था, एक महान विचारक, लेखक और क्रांतिकारी थे, उनका नाम था मैजनी, मैजनी। इटली के एकीकरण का जनक इन्हीं को कहा जाता है। नोट करेंगे, इनका जन्म जिनेवा में हुआ था, और इन्होंने ही कहा था कि युवा शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। अगर सारे युवा एक हो जाएं तो राष्ट्र का निर्माण बहुत ही जल्द हो जाएगा। अगर युवा भटकता रहा, युवाओं को घुमाते रहे आप, तो राष्ट्र का निर्माण नहीं। ये मैजनी कहते हैं, ये इटली के जनक कहा जाता है एकीकरण का, मैजनी को। इन्होंने एक संगठन बनाया था, यंग, यंग माने नौजवानों का एक संगठन बनाया था, और उस संगठन के संघर्ष से इटली का काफी कुछ उद्धार हो गया था। मैजनी को उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण निर्वासन में जाना पड़ा, अलग जाना पड़ा। इस आंदोलन से एकीकरण की नींव पड़ गई, राष्ट्रवाद की चेतना फैल गई, युवाओं को एकजुट कर दिया, और यंग इटली की स्थापना, ये प्रश्न आया हुआ है, 1831 ईस्वी में हुआ है। यंग इटली, जैसे हमारे यहाँ पर यंग इंडिया हुआ था, है ना, यहीं से चीजें तो ली गई हैं, यंग इंडिया, यंग वंग आंदोलन, है ना, ताकि यंग लोग आपस में जुड़े, तभी कुछ संभव हो पाएगा अपने देश का भी। तो यहां पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि यंग संगठन की स्थापना या यंग इटली की स्थापना किसने कब किया, उसका उद्देश्य क्या था, युवाओं को एकजुट करना। अगर युवा एकजुट हो जाएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दूसरा, एक व्यक्ति थे काबूर, काउंट काबूर, ये दूसरे व्यक्ति थे, ये दूसरे व्यक्ति थे। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी और काउंट काबूर और गैरीवाल्डी को जाता है। ये तीनों नाम मैंने आपको बताए थे। प्रश्न आएगा, इटली का एकीकरण में काउंट काबूर ने कब किया था, 1871 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चंस भी आएगा। यहां पर आप छोटा सा देखिएगा, यहां पर एक द्वीप पड़ता है, ये नीचे वाले दो द्वीप पड़ते हैं,
एक ऊपर वाला द्वीप है, इस पे फ्रांस का कब्जा है, और एक नीचे वाला द्वीप है, ये एड्रिया वो सॉरी टिरहिनियन सागर में पड़ते हैं, ये टिरहिनियन सागर में पड़ते हैं। और ये पूरा भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, ये पूरा ये भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। तो नीचे वाला द्वीप का नाम है सर्डिनिया, सर्डिनियर द्वीप है, इसको भी मिलाया था। तो बस यही क्वेश्चंस आएगा हमारे एग्जाम में। इन्होंने फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रेलिया को कमजोर बना दिया, क्योंकि इटली के बगल यहां पर ये फ्रांस है, इधर फ्रांस है, और यहां पर ऑस्ट्रिया है, यहां पर ऑस्ट्रिया है। तो फ्रांस के सहयोग से इन्होंने ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। किसने, इटली ने, किसने, इटली ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो काबूर हैं ये कूटनीतिक राजनेता थे, और इन्होंने 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका नाम है काबूर, ठीक है ना। एक है गैरीवाल्डी, इटली की तलवार इन्हें कहा जाता है। आप देखोगे साथियों, इटली का ये नीचे वाला हिस्सा है, उसके नीचे एक आइलैंड पड़ता है जिसे हम सिसिली आइलैंड कहते हैं। ये सिसिली आइलैंड पर कई सारे ज्वालामुखी हैं, और यहाँ पर कई सारे ज्वालामुखी इधर हैं, इधर हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं यहाँ पर। और ज्वालामुखी के कारण यहाँ से एक क्रांति की उत्पत्ति होती है। हम भी अपने भारत में जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा होगा इंडिया में लाल कुर्ती आंदोलन, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वो लाल कुर्ती आंदोलन यहीं से लिया गया था। यहाँ पर क्या है, जो गैरीवाल्डी थे, एकीकरण का तलवार भी इनको कहा जाता है। इन्होंने ही लाल कुर्ती नामक एक सेना का गठन किया था। जैसे हमारे यहाँ से सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है ना। तो उन्होंने भी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, लाल कपड़े पहनकर एक सेना बनाई थी। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पाकिस्तान के आसपास या अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में लाल कुर्ती आंदोलन अब्दुल गफ्फार ने बनाया था, आप भी जानते हैं ना। चलिए, उसी को लेकर इन्होंने भी बनाया था। एक महान सैनिक और देशभक्त थे। गैरीवाल्डी ने दक्षिणी इटली को जीतकर एकीकरण का निर्णायक भूमिका निभाई थी, और रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कपड़ों की एक सेना बनाई थी, और जो नीचे वाला इटली का भाग है जिसे दक्षिणी इटली कहते हैं, इसे नेपल्स कहा जाता है। नेपल्स की खाड़ी भी यहाँ पर, इसे सिसिली द्वीप कहा जाता है। तो नेपल्स और सिसिली द्वीप को किसने जीता, गैरीवाल्डी ने, तलवार की दम पर, अपनी लाल सेना की दम पर, अपने लाल कुर्ती या लाल शर्ट की दम पर दक्षिणी इटली को एक कर दिया, एक ही माला में प्रो दिया। उनका नाम है गैरीवाल्डी, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन लोगों का नाम हमको याद रखना है। जोसेफ का नाम याद रखना है, काउंट कावूर का नाम याद रखना है, गैरीवाल्डी का नाम याद रखना है। ये तीन नाम आपको इटली के एकीकरण में आपको याद रखना है। हमेशा हमेशा यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्या, सर्डिया, सर्डिया का मतलब है ये वाला क्षेत्र, ये सर्डिया द्वीप पड़ता है। वैसे तो देखा जाए ये पूरा भूमध्य सागर है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ट्रिहिनियन सागर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको भी क्या किया था, एकीकरण में मिलाया था, इटली के अंतर्गत इसको मिलाया था। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आज भी हमारे मतलब हमारे का मतलब है आज भी इटली के पास में नहीं है, ये फ्रांस के पास में है, ठीक है, ये फ्रांस के पास में है। तो क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, जो सर्डिनिया द्वीप है उसकी एकीकरण कब किया गया था और किसने किया था। पीडमार्ट राज्य में अंगुआई की स्थापना इन्होंने किया था। बस ये देख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सर्डिनिया द्वीप की बात कर रहे हैं। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का बाधक। आप जानते हो इटली का ये वाला क्षेत्र, आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा इटली है, इस प्रकार से पूरा इटली है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का कब्जा यहां पर था, उत्तरी इटली तक ये ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था इटली पर। और सबसे बड़ा वादा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया है, मैं ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूं वो गलत है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे ज्यादा बाधा डाल रही थी इटली के अंतर्गत, अपनी बोल सकता हूं अपनी नौसेना थी उनकी, ऑस्ट्रिया की, और अपने हिसाब से उत्तर इटली को कमांड संभाल रहा था। क्योंकि दक्षिणी जो इटली थी, यहां से ये नीचे वाला था, इसको स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन ऊपर वाला अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो उत्तरी इटली के कई राज्यों पर नियंत्रण किसका था, ऑस्ट्रिया का था। काबूर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया का युद्ध या ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया या कमजोर कर दिया। किसको, ऑस्ट्रिया।
तो ऑस्ट्रिया भी कमजोर हो गया। और कहीं ना कहीं कावूर, जो काउंट कावूर है, उसने इटली के उत्तरी क्षेत्र को इटली के एकीकरण में मिला दिया, यानी पूरे इटली को या उत्तर इटली को एक माला में पिरो दिया, ये हम कह सकते हैं। और ये बात है 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रसा की जीत ने इटली को वेनेसिया दिलाया। वेनेसिया एक क्षेत्र है उत्तरी इटली में, उसको दिलाया। तो ये भी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रिया को कब हरा दिया था, कौन सी लड़ाई में किसने सपोर्ट किया था, और कब की ये बात है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कभी ना कभी देखने को मिलेंगे। एक है कार्बोनरी और अन्य संगठन। कुछ संगठन थे जो, जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे गुप्त संगठन भी थे, है ना, तो उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। ऐसे ही संगठन उस समय भी यहाँ पर थे ताकि इटली के आज़ाद या एकीकरण में भूमिका निभा सके। उनमें से एक का नाम है कार्बोनरी, याद रखेंगे। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी को कहा जाता है। गिवर्टी, ये प्रश्न आया हुआ है, गिवर्टी। और एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, और इसमें एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों क्रांतिकारी थे, बहादुर क्रांतिकारी थे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। राष्ट्रवाद आंदोलन को बल दिया था इस संगठन ने, थोड़ा सा बल दिया था। मेजनी और कार्बोनरी दोनों ने मिलकर एकीकरण की भूमि तैयार किया था, और बाद में भी इटली को एक ही माला में पिरो दिया था। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। कार्बोनरी कौन था? एक संगठन था, एक गुप्त संगठन था, एक क्रांतिकारी थे जो बहुत खतरनाक थे। जैसे हमारे यहाँ पर देश में जैसे HRA था, HSRA था, मित्र मेला था, सुने हैं ना हम, सब गुप्त संगठन थे। बात करेंगे इटली राष्ट्र का जन्म और राजधानी। इटली राष्ट्र का जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम के संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दी, और आज भी रोम ही राजधानी इटली की। और इसी रोम के अंदर आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश है, इसे हम वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं। वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है जो रोम के अंतर्गत पड़ता है। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। हमने जब फ्रांस पढ़ रहे थे तो हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ाया था। नेपोलियन की ही देन है पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति हुई। ये देन है नेपोलियन की। चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, पूरे यूरोप में देन है नेपोलियन की। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। राजधानी कब बना है? 1871 ईस्वी में, बस। और ये कब, इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है, तब याद रखेंगे। 1860। 1860 आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है भाई, क्योंकि हमारे देश में इस समय IPC वगैरह की शुरुआत होने की थी, और हमारा बजट भी आसपास इसके पेश हुआ था, है ना। 1860 याद रखेंगे। कुछ फैक्ट जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे एकीकरण का जनक या तलवार, कूटनीतिक कौन थे, सबसे बड़ा बाधक कौन था, एकीकरण वर्ष कौन था, राजधानी कब बनी थी, वगैरह वगैरह। ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद में बात करेंगे जर्मनी का एकीकरण। आप जानते हैं जर्मनी कहां पर पड़ती है? जर्मनी, ये आप यहां पर देखिएगा, कोई मैप और है या नहीं है, एक मैप आपको बना दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, मैप मैं बना दे रहा हूं। अब ध्यान से देखो, एक मैप मैंने बनाया है। यहां पर है इटली, ठीक है, ये है फ्रांस, ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल, ये है ब्रिटेन, ये आयरलैंड है, यहाँ पर पड़ता है आइसलैंड है। फ्रांस के बाद यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे देश पड़ते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा नीदरलैंड का, बेल्जियम का, लग्जमबर्ग का। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, यही है जर्मनी। ये जर्मनी है। जर्मनी के ऊपर पड़ता है डेनमार्क। डेनमार्क। और जनवरी जनवरी कह रहा हूं मैं,
जर्मनी और डेनमार्क के बीच में यहां पर एक नहर भी है, इसी को कहते हैं कील नहर। क्या कहते हैं सर? कील नहर कहते हैं। कील नहर के इस साइड में बाल्टिक सागर है, इधर क्या है, बाल्टिक सागर है, और इधर उत्तरी सागर है। इधर उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर को कनेक्ट करती है कील नहर। तो इसी जर्मनी की हम बात कर रहे हैं कि ये जर्मनी का एकीकरण क्यों हुआ था। सब कारण वही है जो मैंने कारण इटली में बताया था, सेम वही कारण है, राष्ट्रवाद की भावना। सभी आसपास के जो क्षेत्र थे एक दूसरे के कब्जे में थे, सबको एक करना और अपनी संस्कृति की पहचान के लिए आगे बढ़ना, एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने कहा जर्मनी भी इटली की ही तरह छोटे छोटे की तरह था, और जर्मनी राज्यों पर भी ऑस्ट्रिया का वर्चस्व था। अब आप देखो, ऑस्ट्रिया का वर्चस्व इटली में भी था और जर्मनी में भी था, और राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो नेपोलियन से ही यहां पर देखने को मिलती है, जैसे इटली में देखने को मिली थी। जैसे बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, उन्हीं के विचारों से ही जर्मनी में भी राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति होती। और यहां पर एक मीटिंग बुलाई गई थी जर्मनी के कई राज्यों में, फ्रैंकफर्ट में होती है। फ्रैंकफर्ट क्या होता है? फ्रैंकफर्ट एक चर्च था, फ्रैंकफर्ट में एक चर्च था। वहां पर, यहां पर लिखा है डाइट मतलब संसद, डाइट मतलब संसद, फ्रैंकफर्ट में होती है। यहां पर जो संसद वगैरह था फ्रैंकफर्ट में थी। और इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को जाता है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले है बिस्मार्क। जैसे हमारे यहाँ देश में कहते हैं कि एकीकरण का जनक किसे कहते हैं, या एकीकरण का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? जो बहुत सारी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में, उनको एक किया था। तभी तो हम एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी छोटे छोटे राज्य जो अलग अलग विभाजित थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनको सब एक किया था। और वो नाम क्या है? इनका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने एक किया था। और विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था ये, और बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व चाहता था। बिस्मार्क को रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है। हमने जब इतिहास पढ़ा था तो इतिहास में ये नीति आपने एक बार और पढ़ी होगी। ये नीति बलबन ने चलाई थी, कुछ याद आ रहा है आपने? ये नीति बलबन ने अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति। और उसी नीति का प्रयोग किया था कि इन्होंने बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। आपको याद रखना है 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रिंसा का चांसलर बना, और बिस्मार्क को जर्मनी का आयरन चांसलर भी कहा जाता है। बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बिस्मार्क ने। ये डेट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि इस समय ये चांसलर बनता है, और इसी सन में आप जानते हो हमारे यहाँ पर पहला हाई कोर्ट भी बनता है। पहला हाई कोर्ट भी हमारे यहाँ कोलकाता में 1862 में बनाया जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आयरन चांसलर भी कहा जाएगा तो भी हम याद रख लेंगे। बात करेंगे विलियम प्रथम, जो प्रधानमंत्री बनते हैं। जर्मनी संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को विलियम को पहचाना गया, और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर भी कहा था। बाजीगर नहीं, बाजीगर हो, बाजीगर भी कहा था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी प्रश्न है। विलियम प्रथम का जो जन्म हुआ था वो 1797 ईस्वी में होता है, और इनका जन्म ब्रेडनबर्ग में हुआ था, और इनका शासन काल में जो रहा था वो बिस्मार्क के समकालीन ही रहा था। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि भैया ताज कब पहना था, बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी कुछ नहीं है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? वो था प्रशा। प्रशा जर्मनी का सबसे पावरफुल जो राज्य था वो प्रशा था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से भी था, क्योंकि जर्मनी का बॉर्डर फ्रांस से भी लग रहा है, जर्मनी का बॉर्डर ऑस्ट्रिया से भी लग रहा है, जर्मनी का बॉर्डर नीदरलैंड से भी लग रहा है, कई सारे देशों से लग रहा है जर्मनी का बॉर्डर। तो कहीं ना कहीं डर था बिस्मार्क को फ्रांस से भी, फ्रांस से भी। ठीक है,
विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रिशा की रक्षा मंत्री कौन बनी थी? वान रून और सेनापति वान मल्टेन था। प्रिशा की मजबूत सेना ने एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। प्रिशा का आधुनिक मतलब कहने का मतलब प्रिशा पावरफुल था। प्रिशा ने अपने को मजबूत करने के लिए सैनिक मंडली, सेनापति वगैरह सब ये बनाए वगैरह थे। ठीक है, तो बस ये याद रखेंगे, दो क्वेश्चंस ऊपर वाले ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले दो क्वेश्चंस हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम याद रखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा। फ्रैंकफर्ट एक पॉली चर्च है जहां पर चर्च में पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारे यहाँ पर दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा को बुलाया गया था, लेकिन जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में संविधान सभा को बुलाया गया। फ्रैंकफर्ट एक चर्च था और संविधान का पहला गठन या गठन कब हुआ है? 1848 ईस्वी। यानी कहने का मतलब हमारे 100 साल पहले ही हो गया था, है ना। और इस सभा ने जर्मनी एकीकरण पर विचार विमर्श किया था और उसी के बारे में बताया था। तो बस ये पहली वाली जो लाइन है ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किया गया था, इसे याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन हमारे यहां से बना हुआ है। ऑस्ट्रिया का प्रभाव और उसका अंत। प्रश्न आएगा ऑस्ट्रिया का अंत कब होता है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे 1866 ईस्वी में सेरेजोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें आत्मसमर्पण कर दिया था और प्रिशा के आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया की हार के बाद जर्मनी एकीकरण की राह साफ हो गई। मेटरनिक ने रूढ़िवादी नीति से जर्मनी राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश भी की थी। सिंपल सी बात है, कोई अगर जो आपका जो शत्रु है वो बहुत पावरफुल है, अगर वो पावरफुल शत्रु को कोई और हरा देता है तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से याद रखेंगे। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो था मेटरनिक और ऑस्ट्रिया को 1866 ईस्वी में पराजय कर दिया। याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1866 वही है जब भारत में प्रयागराज में हाईकोर्ट बन रहा था। हम ये भी कह सकते हैं ना, प्रयागराज में हाईकोर्ट बन रहा था, उसी वर्ष की बात है। ठीक है, प्रयाग संधि क्या थी सर? प्रयाग संधि हुआ है 66 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के पतन से बिस्मार्क की कूटनीतिक की जीत हो गई। प्रयाग संधि जर्मनी एकीकरण की दिशा को साफ कर दिया था और 23 अगस्त, ये देखो 23 अगस्त है ना, को प्रयाग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ से अलग हो गया। पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी का लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास में था, लेकिन इस संधि के बाद ऑस्ट्रिया अलग हो गया और जर्मनी का भाग अलग हो गया। प्रयाग संधि कब होती है, नोट कर लेना, प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट बताइए। ये पूरा क्लास हमारा रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, हालांकि 4 बजे क्लास संभव नहीं था तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन से क्लास भी नहीं हो रहा है, 8-10 दिन से वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो कम से कम रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी क्लास दे दें आपको। मैंने जस्ट 2-3 घंटे पहले इसको रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना, समझने के लिए, ताकि आप समझे इस चीज। बाकी आगे बढ़ते हैं हम फिर से। सेडान का एक युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था। फ्रांस और प्रिशा के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो प्रिशा सबसे पावरफुल था ना, मैंने अभी बताया। एक युद्ध हुआ था 1870 में। नेपोलियन तृतीय ने प्रिशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया और कहीं ना कहीं फ्रांस हार गया। क्या हो गया? फ्रांस हार गया। और फ्रांस हार गया तो इससे बिस्मार्क ने फ्रांस की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, या अपने आप को राष्ट्रवाद की भावना में प्रो दिया। सेडान की जीत के बाद दक्षिणी जर्मनी राज्य भी प्रिशा के साथ आ गया, क्योंकि पहले दक्षिणी जो जर्मनी था वो ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ हिस्सा फ्रांस के पास था, और जब ये हार गया तो उन्होंने अपना हिस्सा या अपना क्षेत्र अपने अंदर कर लिया। ये सेडान के युद्ध में होता है। जर्मनी का एकीकरण वगैरह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो आप इसको देख लेना। हालांकि इसको मैं आपको बता भी चुका हूं, जर्मनी का एकीकरण के बारे में। फ्रैंकफर्ट संधि कब होती है? प्रिशा के बीच में हो जाती है, मैंने आपको बताया। बाकी इसके अंतर्गत लगभग में 30 क्वेश्चंस भी हैं,
मैं ये 30 क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा, जीएस बाय विष्णु सर, मैंने आपको बता ही दिया है पीछे, वहां से मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद एमसीक्यू आप खुद लगाना, ठीक है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूं ना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लाहौर रक्त की या लोहे का नीति किसने अपनाया, मैं आपको बता चुका हूं। ये भी मैंने आपको बता दिया है। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, किस प्रकार से क्या हुआ था, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप बस इतना कर लेते हो जितना मैंने अभी बताया है, तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर लगाओ, चाहे प्रीवियस ईयर में, चाहे एसएससी में आया हुआ हो, पीसीएस में आया हुआ हो, लोअर पीसीएस में, आरओ में, बिहार का कोई एग्जाम है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड, किसी एग्जाम में क्वेश्चंस बनाओ, आप पहले प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहां याद रखना है, 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इटली में एक साथ विद्रोह यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसको क्रांतियों का वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है ना। बस ये याद रखना है, कोई खास नहीं है, ठीक है। अगर मैं तुलना की बात करूं दोनों देशों में, इटली और जर्मनी, इटली में मैजनी थे, काबूर थे और गैरीवाल्डी थे, ये तीन लोगों ने भूमिका निभाई थी, तब जाकर इटली को एक माला में पिरोया था या एक साथ किया था। और यहां पर बिस्मार्क का सबसे तगड़ा काम था, बिस्मार्क ने ही पूरा जर्मनी को एक माला में पिरो दिया, यानी राष्ट्रवाद की भावना सब में उत्पन्न की और सब एक साथ खड़े हो गए। इटली की एकीकरण का अधिक जन आंदोलन पर आधारित था, यहाँ पे लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन यहाँ पर सेना ने आंदोलन किया। यहाँ पर सेना के बल पर आए थे और यहाँ पर लोगों के बल पर आए थे, सारे लोग एक साथ खड़े हुए थे, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं कि लाल कुर्ती आंदोलन बोल दो तो, चाहे लाल कुर्ती एक मंडली बोल दो, जो लाल कुर्ती था, इटली का दक्षिणी क्षेत्र को जीत लिया था गैरीवाल्डी ने, ठीक है। चलिए, एकीकरण के बाद की चुनौतियां क्या क्या थी। इटली में उत्तर और दक्षिण के बीच में आर्थिक असमता बन गई, क्योंकि आप जानते हो इटली का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कभी ऑस्ट्रिया के पास में था, और दक्षिणी क्षेत्र है वो किसी और के पास में था, लेकिन बाद में हालांकि उस पर कब्जा कर लिया गया था, किसने, काबूल ने। तो कहीं ना कहीं उसमें असमताएं थी, यानी असमान थी, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई पिछड़ा वर्ग था, इस प्रकार से। धार्मिक संस्कृति में थोड़ा थोड़ा क्या था, भिन्नताएं थी। उत्तर से दक्षिण से भारत में आप देख लो, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो कुछ कल्चर अलग होंगे, अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो उसका कल्चर अलग हो जाएगा। उत्तर में जाएंगे तो कल्चर अलग है और पश्चिम में जाएंगे तो कल्चर अलग है। भारत के हर एक कोने में या हर एक, बोल सकते हैं 10 मील 15 मील के बाद कल्चर अलग देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यूरोप में भी हर देश में उत्तर पश्चिम दक्षिण में भी कल्चर अलग अलग देखने को मिलता है, और यही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था जब एकीकरण हो गया था उसके बाद में, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैप साफ साफ दिख रहा है, देखो ये है इटली और ऑस्ट्रिया यहाँ पर पड़ता है, ये वाला ऑस्ट्रिया है, ये बहुत बड़ा था, ऑस्ट्रिया अभी छोटा सा है, ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा था। उसने जर्मनी के हिस्से पर भी कब्जा किया, इटली के हिस्से पर कब्जा किया, कुछ स्विट्जरलैंड जो आज देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया के पास में था। ऑस्ट्रिया एक सबसे बड़ा भूखंड था, लेकिन अब देखोगे कितना छोटा रह गया है। ये एक तत्व है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। एकीकरण का जनक, मेजनी का जन्म, इटली का तलवार, या सबसे बड़ा बाधक, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट तत्व है जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ये भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चंस, ये टोटल है 30 क्वेश्चंस। कितने हैं, 30 क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, एप्लीकेशन पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको मैं शाम तक अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना, शाम तक अपडेट कर देंगे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस शाम तक अपडेट नहीं होगा तो कल 10 बजे तक अपडेट हो जाएगी पीडीएफ। तो इसके 30 क्वेश्चंस आप कर लेना, बहुत तगड़े क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे जैसे हमारे एग्जाम में बनते हैं ना उसी प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत जैसे एग्जाम में आजकल बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इजी ले आऊं फिर आपको कह दूं अरे भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, देख लो मजा, अरे
एग्जाम अगर निकालना है कोई भी तो आपको कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी, कठिन चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सरल इस दुनिया में कुछ नहीं है, तैयारी भी बहुत कठिन है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद सताती है, जब रिजल्ट आता है तो नंबर नहीं आते तो टेंशन सताती है, और इन दोनों को सताने के चक्कर में दुनिया आदमी बूढ़ा होता नजर आता है ना। तो ये है, टेंशन वगैरह मत लो, डेली क्लास लो, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना। ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में पूरा क्लास था, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट है तो मुझे बताना है, बाकी हम नेक्स्ट 4 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और पहली बार आए हो तो थोड़ा सा चैनल की तरफ भी देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।